अभी कंसाइनमेंट के बारे में जो भी बताने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें से कुछ बात तुम लोग को नया लगेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कंसाइनमेंट था और उस टाइम लोग तुम लोग यहाँ नहीं था, ठीक है? सबसे पहले बात, कंसाइनमेंट एक तरह का अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है, या फिर एग्रीमेंट है, या कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टी। वो दो पार्टी कौन कौन है? कंसाइनर और कंसाइनर। क्या क्या बोले हम? कि एक तरह का क्या है? एग्रीमेंट है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टी, ठीक है। आपको नहीं कहना, आपको ये चीज समझना है कि जो कंसाइनी है वो बस एजेंट है। क्या है? एजेंट है, वो ओनर नहीं है। कंसाइनी काम करेगा कंसाइनर के बिहाफ में। क्लियर इतना बात? अब बात सुनो। जब कंसाइनर सामान भेजता है ना, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, तो सिर्फ सामान नहीं भेजता है, सिर्फ सामान नहीं भेजता है, इसके साथ एक डॉक्यूमेंट भी भेजता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? करेक्ट। क्या स्पेलिंग? PAR परफॉर्मा। इसमें क्या क्या रहता है? डिटेल्स। क्या क्या रहता है डिटेल्स? इसमें कंसाइनर अपना ध्यान दे, इसमें कंसाइनर डिस्क्लोज करता है वैल्यू ऑफ गुड्स। करेक्ट? वैल्यू ऑफ गुड्स, आइदर वो कॉस्ट प्राइस में रहता है, आइदर वो IP में रहता है, डिस्क्लोज करता है। उसके बाद कंसाइनर के जेब से जो भी एक्सपेंसेस लगता है, ठीक है, एक्सपेंसेस इन रिगार्डिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन, उस चक्कर में जब सामान इसको मिल जाता है, करेक्ट, तो सामान रिसीव करता है, तो पैसा खर्च करता है, फिर सामान बेचता है, ठीक है। लेकिन सामान रिसीव होते ही, ठीक है, ये पहला चीज क्या भेजता है कंसाइनर को? बहुत सारे समझ में दिया था क्या? नहीं नहीं, वो नहीं भेजता है दूसरे को। सबसे पहली चीज क्या भेजता है? भेजता है बिल रिसीवेबल। क्या भेजता है? हाँ, करेक्ट। एडवांस जो भी देता है, बिल रिसीवेबल या चेक या एडवांस जो भी पेमेंट करता है। देखो, 90% क्वेश्चन में, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। 10% जब MCQ देगा ना, उस टाइम में थोड़ा इसका रोल रहता है कि अब कंसाइनर को कितना, कंसाइनी को कितना पेमेंट देना निकलता है और कितना ऑलरेडी दे चुका था। तो बच्चा जो गलती क्या करता है कि जितना का सेल्स हुआ था उसमें से कंसाइनी का खर्चा माइनस करता है, और खर्चा माइनस करके बोलता है इतना पैसा देना है। बट वो ऑलरेडी अगर कुछ पैसा दे चुका है तो वो माइनस करना वो भूल जाता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, तो बिल्स रिसीवेबल चेक एडवांस कहीं नहीं आता एंट्री में, कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। लेकिन कितना पे करना है उस वक्त इसका रोल है। बात समझ में? तो क्या दिक्कत? इसको लेकर के MCQ में ही तुम लोग से कुछ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात, सामान बिकने के बाद एक डॉक्यूमेंट कंसाइनी बना के भेजता है, उसको क्या बोलते हैं नंदन? अकाउंट सेल। अकाउंट सेल में कंसाइनी डिटेल्स देता है। क्या क्या डिटेल्स देता है? कि भैया कितना सामान सेल्स हुआ, क्या क्या मेरा एक्सपेंस था, कितना मेरा कमीशन था, ठीक है, कितना हम पे कर चुके हैं, ठीक है, या कितना पेबल है, और कितना हम पेड कर चुके हैं। सारा इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ नहीं रहता। बस ना, तो आंसर क्लॉक का ऐसा कुछ नहीं रहता। क्लियर ना? अब तुम जब सम्स बनाते हो, ठीक है, तो तुम यही नोटिस करना
कि तुमको यही दोनों इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, वो तुम्हारा परफॉर्मा इनवाइस और अकाउंट से दिया है। तभी तुमको हर टाइम में अनसोल्ड स्टॉक खुद के मेहनत से कैलकुलेट करना पड़ता है, वो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। क्लियर है बात? ये तो कुछ हुआ ये था। अब कंसाइनर कंसाइनी को क्या पे करता है? कमीशन। क्या पे करता है? कमीशन, जो कि तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक होता है सिंपल कमीशन, हालांकि सिंपल कमीशन कोई वर्ड नहीं, कमीशन ही सिर्फ वर्ड है, बड़ा होता है, जिसमें सिंपल सा बोल देता है सेल का 2%, 5%, 10% होता है। एक होता है तुम्हारा डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन भी ध्यान रखना, दिखता तो सिंपल है, मतलब कैलकुलेशन इसका कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल सेल्स के बेसिस पे ये होता है, बट इसका जो रूल है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंसाइनी को, ठीक है, अगर किसी भी कंसाइनी को किसी भी कंसाइनी को अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। करेक्ट? और अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड होगा। क्लियर इतना बात? ये कोई दिक्कत? अभी नीचे आ जाता है हम लोग का स्पेशल कमीशन। क्या आता है? स्पेशल कमीशन। अब इसके स्पेशल कमीशन इस वजह से क्योंकि इस कमीशन का अलग अलग ना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अधिकतर क्या तरीका होता है देने का, वो समझो। तुम्हारे बुक में ये मैक्सिमम दो तरीके से दिया रहता है। एक, बोलेगा कि आप जो भी सेल्स करोगे, सेल्स का 5%, ठीक है, आपको कमीशन मिलेगा, प्लस, ठीक है, प्लस आप कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा में बेचोगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अबव जितना भी आप बेचोगे, अबव सरप्लस प्राइस के ऊपर, सरप्लस प्राइस के ऊपर आपको 20% मिलेगा। करेक्ट? अब एग्जांपल के लिए कि आप सामान भेजे थे 1 लाख का, कितना का भेजे थे? ठीक है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और सोचो पूरा बिक गया, अभी अनसोल्ड पे नहीं जाते हैं। बिका कितना में, सेल्स कितना में करवाया कंसाइनिंग? मान लो 1.5 लाख में, कितना में करवाया? तो अब कमीशन क्या बनेगा ये समझना जरूरी है। तो अब हो जाएगा टोटल कमीशन, क्या हो जाएगा? टोटल कमीशन एक हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख, सॉरी 1 लाख बोल रहा हूँ, एक हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख का 5%, और एक हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, इंटू कितना? देखो, साढ़े कोई दिक्कत ये होता है। और ये तो तब है जब सिंपल, लेकिन ये जो हम दूसरा लाइन खींचे हैं इसके लिए पर एक चीज समझो, वो है इनवॉइस प्राइस। क्या है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? कंसाइनर को क्लियरली पता है कि सामान 100 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन वो कंसाइनी को जब भेजेगा तो परफॉर्मा इनवॉइस में लिख के भेजेगा 120 रुपए। करेक्ट? और कंसाइनी को ये नहीं बताएगा कि देख मेरे लिए खरीद 100 रुपए पड़ा, ठीक है, और ना ये और बस कंसाइनी को बोलेगा कि तेरे को 120 रुपया पड़ा, तेरे को 120 रुपया देता है। और अब बात करेगा कमीशन का, क्या बात करेगा?
तो अब कहेगा कि इफ यू यानी कि कंसाइनिंग से above 120, ठीक है, गेट 20%, ठीक है, स्पेशल कमीशन। तो जो इसके पहले हम किए वो यहाँ पे करना है। बस वहां पे हम जो सेल्स और से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे थे, करेक्ट ना। यहाँ पे हमको आईपी प्राइस माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? आईपी प्राइस। यानी कि कैसे होगा? मानता मैं एक ही पीस बेचा है, ठीक है, तो इसको बेचा है 150 रुपए में, तो 150 का मान लो 5% इसको मिला, कितना होगा? 7.5। और फिर ये बेचा है 150 माइनस 120 का 20%, तो 6 रुपया, करेक्ट। तो कितना हो गया? करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का? अनसोल्ड स्टॉक क्या है? ठीक है, या एबनॉर्मल लॉस जो होता है स्टॉक लॉस बाय 5। भैया जो डिफरेंस होगा इन डेट्स और 120 में, उस डिफरेंस क्या है? सरप्लस अमाउंट। अच्छा, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस कैसे क्रिएट होता है? लॉस इन ट्रांजिट। तुमको क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए दिया होगा कि जब लॉस इन ट्रांजिट हुआ तो उसको तुमको क्लेम पैसा मिला, ठीक है, वो कंसाइनमेंट में कहीं नहीं होता है, करेक्ट, उसका कोई रोल नहीं है। अब जो एक तरीका है कि एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला रट्टा मार लो, या फिर अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला रट्टा मार लो, या तो बैठ के समझ लो। समझने में 2 मिनट लगेगा। और उसके पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, वो है कंसाइनमेंट साइकिल क्या है। अगर ये सब वर्ड तुमको नया लग रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर का बुक में और सीएमए फाउंडेशन का बुक में, ये फाउंडेशन बुक में तुमको देखने को मिल जाएगा। अब कंसाइनमेंट साइकिल क्या होता है ध्यान दो। पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुआ, फिर कंसाइनर का एक्सपेंसेस लगा, एक्सपेंसेस बाई कंसाइनर, करेक्ट। और खर्चा लगने के बाद क्या हुआ? सामान कंसाइनी को मिला, ठीक है, तो कंसाइनी उस पर एक्सपेंस खर्चा किया, ठीक है। अब कंसाइनी दो तरह का खर्च करता है। कौन कौन सा खर्च होता है? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में क्या डिफरेंस है? रेकरिंग जो बार बार होगा, गोडाउन रेंट बार बार लगेगा, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस बार बार लगेगा, एडवर्टाइजमेंट बार बार लगेगा। नॉन रेकरिंग जो एक बार उस पर्टिकुलर सामान के लिए एक बार तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, बस है। तो वो हो गया तुम्हारा कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब की दिक्कत, ठीक है। अब कंसाइनी का सामान मिलने का कंसाइनी क्या करते हैं? इसको अपना गोडाउन में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? तो गोडाउन से बेचता है, और बेचने का जो बचता है बचाता है। ये बात जानना है कि लॉस किस स्टेज पे हो रहा है। क्या जानना जरूरी है? लॉस किस स्टेज पे हो रहा है। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और कंसाइनी एक्सपेंसेस के बगल में क्या लिख दे रहे हैं? नॉन रेकरिंग। क्योंकि किसी का काम है हमको, वो तो हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, रेकरिंग नॉन रेकरिंग। किस किस स्टेज पे सामान नुकसान हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। स्टेज 1, स्टेज 2, कहाँ पे नुकसान हो सकता है? जब कंसाइनमेंट का सामान गया, ठीक है, रास्ता में। तीसरा हो सकता है कंसाइनी को जब मिला, करेक्ट। और चौथा गोदाम में रखने के बाद। ये 4 स्टेज हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें एबनॉर्मल लॉस पे, किसका बात कर रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एक सामान जब खरीद के हम ही लाए थे तभी नुकसान हुआ, एक सामान जब भेज रहे तब, एक जब कंसाइनी रिसीव कर लिया तब, एक जब कंसाइनी गोदाम में रखा तब। अब एक बात बता, हम लोग पढ़ क्या रहे? कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इस वाले से तुमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कंसाइनमेंट स्टार्ट होता है गुड्स एंड कंसाइनमेंट पर। यहाँ पे जब नुकसान होगा तुम सोचो,
क्या क्या है, इस पॉइंट पर फॉर्मूला सोचो। ठीक है, स्टॉक लॉस बाय फायर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर का खर्चा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, कितना यूनिट भेजा था, क्या कितना यूनिट भेजा था? करेक्ट। और कितना यूनिट लॉस हुआ, नंबर ऑफ यूनिट लॉस। करेक्ट। कई बार क्या करेगा ना, कई बार क्या करेगा कि तुमको सीधा सीधी नहीं बताएगा कि कितने यूनिट भेजे थे, वैल्यू दे देगा कि 10 लाख का सामान भेजे थे लेकिन पहुंचा 9 लाख का सामान। करेक्ट, तो 1 लाख का लॉस हुआ तो नीचे आ जाएगा 10 लाख और आ जाएगा 9 लाख। तो उस टाइम मन में काम करना है, जब नहीं बताएगा कि ठीक है हर पीस का दाम 1 रुपया था, 10 लाख का सामान भेजा था, तो 10 लाख डिवाइड बाई एक, तो 10 लाख यूनिट भेजा। अपने कैलकुलेशन करो, बस हो जाता। ये तो बात हुआ इसका, कोई दिक्कत इस स्टेज का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जब कंसाइनी को सामान मिल जाएगा, तो कंसाइनी को जब सामान मिलेगा वहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, कंसाइनर का खर्चा है। करेक्ट, प्लस कंसाइनी का कौन सा खर्चा है? नॉन रिकरिंग। करेक्ट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट रिसीव्ड। कंसाइनी कितना यूनिट रिसीव्ड किया था? ठीक है, लेस स्टॉक उसकी मतलब, हम तो बोल रहे कि नंबर ऑफ यूनिट रिसीव्ड, ये यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ यूनिट सेंड, ये भेजा 1000 होगा, इसको 900 मिला तो 900 ही लिखेगा। बात समझा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ यूनिट लॉ। करेक्ट, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, बेसिक सा है, जितना खर्चा लगते जाएगा उस खर्चा को काउंट हम लोग करते जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, एक डिफरेंस क्या है, ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट सेम नहीं है। अगर ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख था और यहाँ पे मेरा मान लो कि 10 हजार का सामान नुकसान हुआ था, तो यहाँ पे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 90 हजार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली समझा देते हैं एग्जाम में। अगर मान लो 1000 पीस भेजा गया था 100 रुपए का, यानी कि 1 लाख का, तो इस सिचुएशन में मेरा गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना था? 1 लाख। लेकिन ई बेचारे को तो मिला कितना? 900 पीस। कितना पीस मिला? तो 900 पीस जब मिला तो इसको 900 पीस 100 रुपए का, तो इसके लिए तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट तो 90 हजार है ना। तो इसकी केस में क्या होगा लिखेंगे ना, नीचे वाला डिफरेंस समझ में आया? तो क्या देखो, हाँ तो उसके लिए क्या 900 है और उसके लिए क्या था 1000 था। करेक्ट, इतना सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तुम इसी तरीका से अनसोल्ड स्टॉक भी निकाल सकते हो, बस यहाँ जो नंबर ऑफ यूनिट लॉस की जगह नंबर ऑफ यूनिट लेफ्ट, कितने यूनिट बचा वो लिख करके। लेकिन एक छोटा सा और इसको ध्यान में रखना, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग अनसोल्ड स्टॉक, ये ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर आप इसको ढंग से बना दिए तो 99% तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट सही होगा, बस 1% गलत होने का वो संभावना है, वो है तुम्हारा
कंसाइनी का कमीशन, बाकी सब। पहले सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी रेट अमाउंट, करेक्ट। और हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे हो जाएगा हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर्टिकुलर गुड सेंट ऑन स्पेलिंग SUN, देखो आई हम आगे लिखते हैं, कब से लिख रहे थे, भूल गए। SI GN। अच्छा, सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मान लो कि हम भेजे हैं 1000 पीस 10 रुपए में, यानी कि 10,000 हुआ, करेक्ट। अब कंसाइनर का खर्चा, ठीक है, रेट और इंश्योरेंस। एक के दो एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। तो मान लो वो 1000 और 1000, करेक्ट। तो टोटल कितना हो गया, 12,000। और यूनिट कितना है, 1000, यानी पर यूनिट कितना हो गया, 12। कोई दिक्कत। अब जब रास्ता में सामान जा रहा था तब क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है। पहले मानते हैं नॉर्मल लॉस, यहीं पे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो गया। तो नॉर्मल लॉस हुआ 10 पीस का। तो इसमें कुछ माइनस नहीं करते हैं, केवल क्वांटिटी माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, तो अभी तुम्हारा कितना हो गया, 990। और ये कितना हो गया, 12,000। अब 12,000 डिवाइड बाई 990 कर, ऊपर नया रेट मिलेगा, करो। 12.12। अब तुम्हारा रास्ता में फिर हुआ लेस अब नॉर्मल लॉस, क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉस का 90 पीस का। तो अब यहाँ पे ऊपर का फॉर्मूला का मेहनत की जरूरत नहीं है, ये रेट यहाँ चुपचाप बैठा है। ऊपर जो था फॉर्मूला बनाए क्रिएट किए, वो नहीं जरूरत है, इसको बस बैठा लो, ठीक है। अब 90 × 12 × 12 करो, कितना था, 1094 1090 हो गया। अच्छा, अब ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 900। ये 12.12 ही रहेगा, लगभग 19-20 का फर्क आएगा। और इस पर निकाल दो, हो गया। अब सामान क्या होगा, कंसाइनी को मिला, कंसाइनी अपना खर्चा करेगा। तो ऐड कंसाइनी का कौन सा खर्चा, नॉन रिकरिंग, कितना पीस, मतलब कितना रुपए खर्च गया, मान लो कि 2,000 किया। कौन कौन सा रिकरिंग, कौन कौन सा नॉन रिकरिंग पता चल चुका है। करने के बाद नाउ वैल्यू क्या हो गया, अब नया रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, 14 करो। अब इसमें भी मानते हैं कि कंसाइनी के पास से सामान लॉस हुआ, कंसाइनी के पास भी कुछ सामान लॉस हुआ, ठीक है। तो भी या कंसाइनी सामान बेचा, ठीक है। दोनों के केस में मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रेट तो यही रहेगा, ठीक है? हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ रुक जाओ एक मिनट, कॉल करेगा। अच्छा अच्छा, अमाउंट तो वही रहेगा। तो अगर इस पॉइंट पे मान लो मेरा लॉस होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेस अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल से लॉस रहेगा तो फिर सिर्फ, ठीक है।
तो मान लो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया 100 पीस का, कितना है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1434। ये कितना हो गया, 8। ये क्या हो गया, 14.34। ये कितना हो गया, माइनस करके बताए, 11476 हो गया। तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगर सेल्स होगा, तो मान लो इसमें से 7 यूनिट सेल कर दिया, तो 7 यूनिट यहाँ पे लेस करेंगे, लेस सेल्स एट कॉस्ट, या फिर सीयू जो बेचा है, 14.34 का मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। वन डबल अब तो माइनस करेगी ना, तो अनसोल्ड स्टॉक 100 बचा है, और उसका वैल्यू, कहीं कुछ अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ा, स्टेप बाय स्टेप एक ही फंडा याद रखना कि अगर एबनॉर्मल लॉस होगा, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तब हम लोग रेट अमाउंट सब लिखेंगे, अगर नॉर्मल लॉस हो तो सिर्फ क्वांटिटी लेस करके निकल जाएंगे। नॉर्मल लॉस का यहाँ पे है, एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत।